चलिए आज अपना नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। आप देखिए किसी भी व्यवस्था में, खास करके तब जब हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनने के पीछे जो जनता की जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि साहब उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाए, उनकी एटलीस्ट उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब की एक भरपूर व्यवस्था की जाए, विशेषकर स्वास्थ्य। आप देखिए आज कल जिस तरीके का माहौल है पूरे देश में बीमारी को लेकर, पिछले 2 वर्षों से हम लगातार अलग अलग तरीके की दिक्कतें झेल रहे हैं। लॉकडाउन और उससे संबंधित पिछले वर्ष का जो दूसरी लहर थी इस बीमारी की, वो उसने बहुत बहुत नुकसान किया देश में, बहुत बड़े भाग में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो हम सब इस बात के गवाह हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं में खास करके अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो इसमें सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सरकार की भूमिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था चुने जाने के पीछे मोटिव भी यही है कि सरकार अपनी भूमिका को स्पष्ट करे। हम जनता अपने ऊपर ही जब शासन कर रहे हैं तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी ही डेवलपमेंट को कैसे इंश्योर कर पाएं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो एक उत्तरदायित्व की भी बात आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी बातों के पीछे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा मैकेनिज्म है, वो कौन सी व्यवस्था है जो इन सब के पीछे काम करती है। तो आज इन्हीं विषय पर आपकी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत इस वक्त खास करके जिस तरीके से तीसरे लहर की बात हो रही है बीमारी की, और जिस तरीके का एक घबराहट है हमारे यहाँ दिल्ली में, आप में से जो दिल्ली से होंगे वो जानते भी हैं सैटरडे संडे यहाँ लॉकडाउन है, इसी वजह से हमारी क्लासेस सैटरडे को नहीं चल पाती। तो तमाम सारी दिक्कतें हैं। तो इन सब में सरकार की क्या भूमिका है, हालांकि हम ये इसको बहुत, जब आप सोशल जस्टिस वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन सारी चीज़ों को पढ़ने का, लेकिन फिर भी हम जब चूँकि 7वीं क्लास से हम यहाँ 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से गो थ्रू हो रहे हैं, तो पुस्तक में क्या बातें लिखी हुई हैं उन्हीं पर हमारा फोकस होगा और हम समझेंगे कि कैसे इनका रिलेशन आपके यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों से है, संविधान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो चलिए बिल्कुल पुस्तक की लाइनों से ही अपनी बात शुरू करते हैं। ये कहता है कि लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। बिल्कुल ऑब्वियस है, इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। अब आप देखिए यहीं से तमाम सारे पॉइंट, ये एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि आपको एकदम हर लाइन से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। खास कर कि जब आप आज के समय में जहां तमाम सारी संस्थाओं का, तमाम सारे डिपार्टमेंट का निजीकरण हो रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तमाम सारे आर्थिक चीज़ों का हवाला देकर कि किस तरीके से देश को आर्थिक मजबूती चाहिए, तमाम सारे एस्पेक्ट बताए जाते हैं उसके पीछे। तो ऐसे में जो उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो संवैधानिक आयाम है, उस पे भी अगर आप नज़र डालते हैं तो आप सभी के बारे में सोच पाते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए, जब भी आप कहें भारत देश तो उसका मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम बात उसकी कर रहे हैं। तो लोकतंत्र को जो चुने जाने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो यही है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। यानी एक तरीके से ये पैरामीटर भी हैं एक जनता के लिए। जब वो सरकारों को चुनती है तो उसके पास ये पैरामीटर भी है कि किस तरीके से क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो जनता अपने वोट के माध्यम से इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है। तो ये वो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए सरकारों का निर्माण किया जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही अपेक्षा है,
जनता की यही अपेक्षा है कि ये बेसिक चीज़ें पूरी हों, और यही हमारे पास आधार होता है हमारे सरकारों के मूल्यांकन का। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे पार्ट में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें संविधान में भी और भी चीज़ें सामने आएंगी। ओके, तो इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उप शीर्षकों को देखिए, आपके विचार से यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। देखिए, तमाम सारे एस्पेक्ट यूपीएससी के आपके यहाँ से जो सीधे सीधे फैक्ट्स होंगे वो तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, लेकिन ये न केवल संविधान के तमाम सारे पहलुओं पर बात करेगा, बल्कि आपके सोशल जस्टिस वाले पार्ट पर, आपके एथिक्स में बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। इससे जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे में बहुत मदद करती है एनसीईआरटी, तो इन सारी चीज़ों को भी देखना है। ओके, अब यहाँ एक पिक्चर है अलग अलग कि क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार? समूह में चर्चा करें। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा है, लेकिन ये बड़ा अच्छा है। आप देखें कि स्वास्थ्य का रिलेशन, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बहुत टोटलिटी से इस बात को समझें कि स्वास्थ्य का मतलब क्या केवल बीमारी और उसके उपचार से है? हॉस्पिटल और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी सही है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी सही है, क्या स्वास्थ्य का यही मतलब है? तो इस चीज़ को और थोड़ा जांचने की आवश्यकता है। ये पिक्चर है, तो यहाँ ये है कि पानी भर रही हैं कुछ महिलाएं, पानी के लिए जा रही हैं। यहाँ एक नाई है जो बाल काट रहा है, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, चीज़ें यहाँ झुग्गी झोपड़ी है नाले के बगल में, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें स्वास्थ्य के कारणों को प्रभावित करती हैं? अगर आप गौर करें तो ये सारी ही चीज़ें, और आपको देखिए आपको पॉइंट्स भी मिल रहा है कि स्वास्थ्य, जब भी आप स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करेंगे तो आपको स्वच्छ पानी की भी बात करनी पड़ेगी, आपको पर्यावरण की भी बात करनी पड़ेगी, आपको साफ सफाई की भी बात करनी पड़ेगी। तमाम सारी सरकारी केंद्र और अलग अलग राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं अपने आप यहाँ पर उनका मतलब संदर्भ स्पष्ट हो जाता है, उनका किस कॉन्टेक्स्ट में वो सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। मोटिव यही है। हमारा संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि हम सबको जीवन जीने की आज़ादी है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन और एक गरिमा में जीवन जीने की आज़ादी। तो आर्टिकल 21 को पाने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। हर वो चीज़ जो हमारे जीवन को गरिमा में बनाने में रुकावट पैदा करती है, वो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करती है। मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 21, तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो बेसिकली हमको जीवन जीने की आज़ादी है, एक स्वस्थ जीवन, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन और एक ऐसा जीवन जिस पर हम गर्व कर सकें। तो वो सारी चीज़ें जो इसको प्रभावित करती हैं वो अपने आप इन सब का पार्ट हो जाती हैं। तो आइए आगे ये क्या कहता है। इन सभी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है कि आप इसको टोटलिटी से देखें। अच्छा, अब ये क्या कहता है, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। हाँ, मोटे तौर पर तो हम यही अर्थ लगाते हैं कि बीमारी ना हो, चोट ना लग जाए, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज से, जो पिक्चर का कलेक्शन था, कोलाज से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से। हमने अभी अभी बात की, ठीक है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों के पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, ठीक है, और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। अगर पीने का पानी ही साफ मिले, आप देखिए ज़्यादातर बीमारियों का जो कारण है वो इस तरीके की गंदगी, प्रदूषण, स्वस्थ साफ पानी न मिल पाना, ये सब एक बहुत बड़ा आधार बनता है। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। आप देखिए इन सारी चीज़ों पे, भरपेट भोजन, घुटन भरी जिंदगी अवस्था, ये सब आप पढ़ते हैं संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ठीक है। आर्टिकल 43, 42, आर्टिकल 42, आर्टिकल 47, ये सब इस बात में। आर्टिकल 42 कहता है कि स्टेट विल हेल्प टू इम्प्रूव
एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेगा जो लोगों के जीवन को बेहतर करे, मतलब उनके उनके जो ऐसी चीज ऐसी जहां वो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग प्लेसेस हैं, वहां पे मानवोचित दशा का निर्माण करे, एक ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस को निर्माण करे। तो वहां भी कहता आर्टिकल 42 स्टेट विल हेल्प टू इंप्रूव टू ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस इन वर्किंग प्लेसेस। तो जो भी काम करने की, जो जहां भी वर्क प्लेसेस है, जहां भी लोग काम कर रहे हैं, वहां एक ह्यूमन कंडीशन की, एक मानवोचित कार्य दशा का निर्माण करने की आवश्यकता है। ठीक है, घुटन नहीं होनी चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्थिति होनी चाहिए। तमाम सारी व्यवस्थाएं आप पढ़ते हैं। आर्टिकल 42 का परिणाम बहुत ब्रॉड है। टॉयलेट, वॉशरूम होना चाहिए, ठीक है, सफोकेशन नहीं होना चाहिए। तमाम सारे फैक्ट्रियों में, ऑफिस में आपने गोल सी मशीन के छतों पे घूमते हुए देखी होगी। ये सब लगाए जाते हैं क्यों? केवल फैसिलिटेशन के लिए। कानून उसके लिए बनाए गए हैं कि एक मानवोचित कार्य दशा का निर्माण करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क कंडीशंस को इंप्रूव करने की, डेवलप करने की जरूरत होती है। आर्टिकल 42 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये कहता है। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार की व्यवस्था करेगा। ठीक है, एक कंप्लीट डाइट की बात वो करता है कि एक ये ऐसा आहार जो पोषक हो, जो हमारे मिनिमम पोषण को सुनिश्चित करे। सरकार की तमाम सारी योजनाएं इन सारी चीजों को क्या कहती हैं, प्रमोट करती हैं। ये सब क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसी। और आप देखिए, ये बेसिक चीजें हैं जिससे लड़ने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इन संदर्भों को समझे बगैर हम तमाम सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े अर्थों पर, विषयों पर हम बात कर लेते हैं, बड़े बड़े सिद्धांतों पे बात कर लेते हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, अलग अलग फिलोसफीज हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, तमाम सारी चीजें आप पढ़ते हैं अपने अलग अलग विषयों के संदर्भ में। लेकिन जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा रोल गवर्नमेंट मैकेनिज्म का है, जो सरकार की अपनी एक व्यवस्था है, उसका रोल सबसे ज्यादा होता है। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य को, इन सभी संदर्भों को, सभी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी बेसिक नीड्स हैं। ओके, आगे क्या कहता है? ऊपर दिए गए क्लास से 2, अच्छा वो तो एक होमवर्क है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। आप देखिए, केवल शरीर नहीं, मन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, ये स्टूडियो मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर है। अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता वो हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होता, बहुत सफोकेटिव इन्वायरमेंट होता, तो क्या मैं इस तरीके से आपको क्लासेस दे पाता? अच्छा, इससे जो हमारा काम प्रभावित होता वो तो होता ही होता, साथ में मेरे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी है कि यहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क कंडीशन बनी हो, एक मानवोचित कार्य दशा हो, जिसमें न केवल मैं अपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाऊं, बल्कि मेरा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी चीजों के लिए भी। अब यहाँ मुझे बाकी चीज की पता नहीं, यहाँ पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, या मेरी सुरक्षा की व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं मेरा सामान गायब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, मतलब मुझे किसी तरीके का मानसिक तनाव भी नहीं होना चाहिए। यानी जब मैं आपके साथ हूं, तो केवल मैं और आप, हम सब एक टीचर, एक स्टूडेंट के रूप में, अगर हम सब एक साथ मिलकर अपने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम दोनों का ग्रोथ होता है। बीइंग अ टीचर मेरा, बीइंग अ स्टूडेंट आपका, और हम दोनों की डेवलपमेंट फिर इस ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इनका के रूप में इनका विकास होगा, और फिर इनकी और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और ज़्यादा सर्विसेज जाएगी, मार्केट इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, एक डेवलपमेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो यहाँ सभी इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये कहता है कि जो भी काम करें वो चुस्ती से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें। आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तमाम सारे एस्पेक्ट्स ये बात करते हैं। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा है तो आगे अभी पढ़ेंगे भी। तो इन सारी चीज़ों में ये सरकारों की भी जिम्मेदारी है। आप देखिए, सरकार अलग अलग लेबर लॉज के माध्यम से, तमाम सारी योजनाओं के माध्यम से इस तरीके की चीज़ों को पुष्ट करने की कोशिश करती हैं। अब आ जाइए आगे समझते हैं और क्या कहता है। देखिए, छोटी छोटी लाइनें, मैं फिर हमेशा ये कह रहा हूं,
एक एक लाइन हम पढ़ रहे, कोई समरी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, एक एक लाइन पढ़ रहे ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करें कि नहीं एनसीईआरटी पूरी तरीके से हो गई। 12वीं तक कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि वो क्या हमारी क्लासेस 12वीं तक, जी 12वीं तक होंगी, एक एक टॉपिक होगा, एक एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही लाइन बाय लाइन। तो जब भी ये सेगमेंट खत्म होगा एनसीईआरटी वाला, बहुत रिच फील करेंगे। ओके, फिर आगे ये क्या कहता है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। अब सीधे सीधे आइए, भारत में क्या स्थिति है, पुस्तक क्या कहती है, उसके संदर्भ में बात करें। एक चीज और, जब आप अपने नोट्स बनाइए ना, तो एक तो ये कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, बिल्कुल इसको ऑफलाइन क्लासेस का फील दीजिए, और यहां से आपको अपने एंगल्स बनाने की कोशिश करनी। ये अपने आप में ये जो हेडिंग है यही आपको होमवर्क देता है। ये पुस्तक तो 7वीं कक्षा के बच्चे को समझाने के लिए लिखी गई है, लेकिन आप एक सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, तो आपको इनके तमाम सारे एस्पेक्ट्स अपने तरीके से उसके डाटाज वगैरह कलेक्ट करने चाहिए। अब भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, इनकी क्या दशा है, क्या कंडीशनिंग है, क्या चुनौतियां हैं, उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या सफलता है, क्या असफलता है, ये सारे कुछ चीज़ें अगर आप अपने लेवल पे तैयार करेंगे, तमाम सारी चीज़ों में, क्या संविधान का कोई एस्पेक्ट इसमें मदद करता है, सरकार की कोई निश्चित योजनाएं हैं तो कहाँ हैं, वो केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सरकार, आप देख रहे हैं जो कई सारे बच्चे परेशान रहते हैं, साहब क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, यही सारे वो एरियाज हैं। ज़रूर थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। ओके, तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहां दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। ओके, अच्छा यहां तालिका नहीं, ये अलग अलग चीजों को बना दिया। अच्छा, एक शेप क्या है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, लीजिए एक फैक्ट यही, सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, बधाई हो आप सबको कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कहां पर है, हमारे देश में है। ठीक है, और यहां सबसे अधिक डॉक्टर भी तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, मतलब हर वर्ष 30,000। ठीक है, ये तो एक डाटा है कि हर वर्ष लगभग 30,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में हैं। और क्या कहता है ये, और भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। अच्छा, उसके साथ फिर इसके साथ चैलेंज भी है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी। अब ये लीजिए ग्राउंड रियलिटीज। एक तरफ तो डाटा ये कहता है कि देश में, पूरी दुनिया में सर्वाधिक डॉक्टर हमारे देश में हैं। ठीक है, हर साल लगभग 30,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में हैं पूरी दुनिया में। लेकिन दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर, अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, मतलब जो डॉक्टरों का कॉन्सेंट्रेशन है वो शहरों में है। इसका मतलब रूरल एरियाज अभी भी अछूते हुए हैं। तो अभी भी रूरल एरियाज में आप देखेंगे लगभग 50-100 किलोमीटर तक कई सारे गांव ऐसे हैं आज भी जहां लगभग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक कहीं कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। वो झोला छाप डॉक्टर और ये सारी चीज़ों से ही सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत छोटी छोटी बीमारियों से एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में लोग मारे जाते हैं, जिसका इलाज बहुत आसान है, बहुत क्यूरेबल है, बड़ी आराम से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि बहुत आसानी से क्या कहते हैं, चूंकि इनका संकेंद्रण, जो इनका इकट्ठा होना है, सारे ज़्यादातर जो डॉक्टर अवेलेबल हैं वो शहरों में अवेलेबल हैं। रूरल एरियाज में ऐसे कम है, अर्बन एरियाज में ही ज़्यादा डॉक्टर हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है और ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। एक कहीं कोई डाटा में पढ़ रहा था, वो कह रहा था, वहाँ लिखा हुआ था कि 10 लाख जनता पर 8 डॉक्टर हैं। ये अगर ये डाटा अगर वाकई सच है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है।
ठीक है, कि भारत जैसा देश जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर साल इतने डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतने डॉक्टर क्वालिफाई होके जा रहे हैं, वहां इतनी बड़ी जनसंख्या मेडिकल फैसिलिटीज से अछूती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, फिर आगे ये कहता है, आगे क्या डाटा देता है, अच्छा फिर उसके कुछ पॉजिटिव चीजें ही बता रहा है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में ये संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। 2017 तक का डाटा है। अब यहाँ पर आपका होमवर्क आ जाता है, आपको सोचना चाहिए कि 2021 में, अभी तो 2022 शुरू हुआ है, ये अस्पतालों की संख्या कितनी बढ़ी है। ठीक है, ये आपको करंट डाटा इस पे बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से इंप्रूवमेंट हुई आजादी के लगातार। एक चीज ये एक पक्ष बता रहा है इसका पॉजिटिव देश की स्थिति में, कि लगातार अस्पताल और जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो हमारे देश में बढ़ी हैं। ठीक है, ओके, यहां पर फिर आगे कह रहा है कि भारत में, अच्छा अब इसका चैलेंज क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हर साल मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद रियलिटी क्या है, आप देखिए कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से डेथ हो जाती है। आप देखिए ये बड़ी खतरनाक टीबी, अब उसका दवा खोज ली गई है। कौन सी दवा दी जाती है टीबी के लिए, यह प्रश्न पूछा गया है आपसे किसी पीसीएस एग्जाम में। टीबी के लिए कौन सी दवा दी जाती है सरकार की तरफ से। अब ये बहुत आसानी से क्योरेबल एक बीमारी है, बहुत आसानी से इसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अब ये जब दिक्कत थी, शुरुआती देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त तो वाकई एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। बावजूद इसके पूरी दुनिया में भारत को टीबी की को कैपिटल कंट्री कहा जाता है, राजधानी देश कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट, तपेदिक के पेशेंट भारत में हैं। ये खतरनाक स्थिति है, एक ऐसी बीमारी जिसको बहुत इजीली क्योर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत, और इतने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद, इतने मेडिकल कॉलेजेस होने के बावजूद, हमने लगातार इंप्रूवमेंट की है मेडिकल फैसिलिटीज में। तो इन सब के बावजूद भी हर वर्ष ये कह रहा है करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष इनकी मृत्यु हो जाती है टीबी से। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, यहां आगे कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए दो डाटा, एक तरफ आपने पढ़ा कि मेडिकल फैसिलिटीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में, हर साल हम 30,000 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बावजूद इसके टीबी से मरने वाले हर वर्ष लगभग 5 लाख लोग यहां पर हैं। ठीक है, 5 लाख लोग, और ये कह रहा है कि आजादी से लेके अभी तक इस संख्या में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, मतलब इतनी संख्या में लोग मर ही जा रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं। अब ये चैलेंजेस के रूप में अब आप इसको, जो सरकारों के सामने चैलेंजेस हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने चैलेंजेस हैं, तमाम सारे एस्पेक्ट, अगर कभी आप करप्शन पे कोई लेख लिख रहे हैं, कहीं कोई क्या कहते हैं कोई एस्से लिख रहे हैं, या कभी इंटरव्यू के प्रश्न आ रहे हैं, तो ये आप डाटा, ये एनसीईआरटी सरकार की किताब में है। सरकार इसको खुद ही स्वीकार कर रही है, सरकार ही ये इस तरीके की डाटास दे रही है। आप देखिए, आप इन सब चीजों को बहुत आसानी से कोट कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले, मलेरिया आप सोचिए, लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। ये 20 लाख मिल रहे हैं वो दिक्कत नहीं, चलो हो गई बीमारी, लेकिन संख्या कम नहीं हो रही। मलेरिया आप देखिए, ये भी बहुत इजीली कंट्रोल किया जाने वाली, बहुत इजीली इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन हर साल लगभग 20 लाख मामले आ रहे हैं सामने। ये कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल फैसिलिटीज पर, जो सरकारों की अपनी जो तमाम सारे दावे हैं, उस पे
एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, हमारे सिस्टम पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो एक तरफ तो ये एक तरफ हमने कहा कि साहब इतने संख्या बढ़ रही, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ ये चैलेंजेस हम बात कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कहता है, चलिए फिर कुछ अच्छी बात बता रहा है कि एक तरफ भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक, इससे जुड़ा हुआ एक मेंस का भी प्रश्न आया था किसी वर्ष, मुझे वो वर्ष याद नहीं आ रहा है। ये जो चिकित्सा पर मेडिकल टूरिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत में पर्यटक आते हैं। आप देखिए, अगर आप अमेरिका, यूरोप के देशों की बात करें तो इन यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका जैसे देशों में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ तो नो डाउट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। और आप देखिए, अगर आपके पास वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो इलाज करा पाना वो बहुत मुश्किल है। इसको भी आप देख सकते हैं। पिछले वर्ष जो खासकर कि 2020 में जो कोरोना महामारी से जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, खास करके अमेरिकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा नहीं था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, अफोर्डेबल नहीं थी एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए। कई सारे जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस था, जिनके पास बीमा था, वो तो शायद अपने जीवन के लिए कुछ कर पाए, बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो ये तमाम सारे और प्रश्नों की तरफ आपका ध्यान अपने आप खींचते हैं। जब आप वैश्विक समस्याओं को पढ़ते हैं और उससे जब सबक लेने की बात समझते हैं, जो हमारे लिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं या इस तरीके के इंसिडेंट, इस तरीके के इश्यूज होते हैं, वो हमारे लिए एक सबक बनते हैं कि हम क्या शिक्षा ले सकते हैं कि उस देश में ये चीज़ें हुई, देश ने कैसे हैंडल किया, ब्यूटीफुली हैंडल किया, वो भी हमारे लिए प्रेरणा है। अगर किसी तरीके की दिक्कत आई तो वो भी प्रेरणा है, क्या हम वैसी परिस्थितियों को अपने देश में तो जन्म नहीं दे रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, नो डाउट बहुत बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बहुत उन्नति की है उन्होंने, अपने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स ने, साइंस ने बहुत डेवलपमेंट की है, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोगों की पहुँच उन मेडिकल फैसिलिटीज़ तक नहीं है। वहाँ भी मतलब हमको लगता है कि अमेरिका से तो सब अमीर ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी बड़े सारे चैलेंजेस हैं, बेसिक नीड्स के लिए वहाँ भी बहुत सारे संघर्ष हैं। ठीक है, उन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे संघर्ष हैं। हम तो टीवी पे देखते हैं चमकता हुआ वो सारा यूरोप, लेकिन उसका एक स्याह पहलू भी है, वो भी खतरनाक है। तो वहाँ अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो भारत जैसे देश में जहाँ सेम फैसिलिटी, सेम तरीके, सेम लेवल की जो इलाज है, वो मतलब अनबिलीवेबल अंतर है प्राइजेस में, बहुत कम उन देशों के लिए। वो डॉलर्स में कमा रहे हैं, पॉन्ड्स में कमा रहे हैं, और भारत में रुपए में आके खर्च करना पड़ता है, और ऊपर से दाम बहुत कम। तो ये वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करता है, खास करके अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जैसे देशों में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर भारत से वो कंपेयर करते हैं तो भारत में चूंकि प्राइस बहुत कम है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वही इलाज जब सेम फैसिलिटीज, सेम लेवल, सेम एक्सपर्टीज भारत में अवेलेबल हो रही, तो वो भारत में आके इलाज कर लेते हैं और बहुत बड़ा पैसा वो बहुत बड़ी संख्या में बचा लेते हैं अपना। तो ये हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म पैदा कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा तमाम सारे और देश जैसे अफगानिस्तान जैसे देश हैं, ठीक है, बांग्लादेश, तमाम सारे अन्य देश हैं जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी मतलब डेवलप नहीं है, उतनी उन्नत नहीं हो पाई हैं, उनके अपने जो उनकी स्थितियां हैं, उनके देश की अपनी आंतरिक कारणों की वजह से। तो इन देशों में से भी लोग बेहतर फैसिलिटीज़ की तलाश में भारत जैसे देश में आते हैं। तो जिन देशों में ये उपलब्ध नहीं है वो भारत के लिए भारत उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में जहां अफोर्ड नहीं कर पा रहे वहाँ के लोग अब उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को, उनके लिए भी भारत एक प्रेफरेंस बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो हमारे तमाम सारे जो जीडीपी में इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ एक डाटा दिया है गुलजार अंसारी साहब ने कि 2030 तक ये दावा कर रही है सरकार कि देश मलेरिया मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक डाटा इन्होंने दिया है। टीबी मुक्त की घोषणा वो कर चुके हैं।
मलेरिया मुक्त कह रहे हैं कि 2030 तक हो जाएगा। हमने कुछ समय पहले पोलियो मुक्त भारत की भी बात की है। तो ये इन सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो क्या कोई कंपनसेशन की व्यवस्था है, सरकारें किस आधार पे ये तय करती हैं कि कोई अब देश इससे मुक्त हो गया है, वो ग्राउंड कौन कौन से हैं। तो इन सारे फैक्ट्स पे भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया गुलजार साहब। ओके, अब आइए यहाँ ये क्या कह रहा है, वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। जी वाकई भारत के ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में माने जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि यूरोप में या अमेरिका में जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं उनमें ज़्यादातर भारतीय मूल के हैं। तो हर साल हमारे यहाँ जो डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसमें से बहुत ही काबिल हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो एक गर्व करने वाली बात है, एक बेहतर बात। अब एक और चैलेंज की बात कह रहा है कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म है हमारे देश में, बढ़ावा मिल रहा है, दूसरी तरफ क्या ग्राउंड रियलिटीज बता रहा है कि हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये तो पूरी दुनिया की समस्या है। पूरे दुनिया में जो पीने योग्य पानी है वो केवल 3% है, 3% ही पीने योग्य पानी है। बाकी या तो जो पीने योग्य पानी है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है या फिर वो प्रदूषित है। और भारत में जो जल का एक बहुत बड़ा स्तर जो समुद्रों में वो खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। तो जो मीठा पानी है वो 3% ही है। और हम उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं ये आप अपने आप से पूछिए। यहाँ आप देखिए भारत में मतलब यहाँ यमुना, अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग दिल्ली से यहाँ रहते हैं। दिल्ली में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो एसिडिक वाटर है, मतलब यहाँ क्षारीय बहुत है। वो अंडरग्राउंड वाटर बहुत पीने योग्य नहीं है, बहुत लेवल नीचे जाना पड़ता है। तो भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर यहाँ से आप पीजिए मत, कई सारे तो कहते हैं नहाइए भी मत। ठीक है, वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक कि कई जगह यहाँ जो गाड़ी वाड़ी धुलने वाले होते हैं, कार वॉश वाले, वो बोर्ड लगाते हैं कि हमारे यहाँ फिल्टर पानी से गाड़ी वॉश किया जाता है। मतलब अगर आप अंडरग्राउंड वाटर से गाड़ियाँ भी धुल रहे हैं तो उनका पेंट वेंट उतर जाएगा, वो इतना क्षारीय पानी है। तो दिल्ली को पानी मिलता कहाँ से है? एक ही सोर्स है, यमुना। और हमने यमुना का क्या हाल बना रखा है आप देखिए। पौराणिक नदियों में हम गिनते हैं, पूजनीय नदियों में उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, पूजा करते हैं हम उसकी। और आप देखिए शहर का सारा नाला, सारी गंदगी, अगर आपको कभी दिल्ली में जो लोग होंगे वो तो जानते ही हैं, बाहर से अगर कभी आप दिल्ली आए तो जब इंटर करते हैं वो यमुना लगता है कोई बड़ा सा नाला है। तो ये हमारी अपना कंट्रीब्यूशन है जिस पर हम आधारित हैं। अभी यमुना खत्म, दिल्ली खत्म, बनाते रहिए प्रॉपर्टी, बेसिक रिक्वायरमेंट। अच्छा, यमुना तो फिर भी चलिए मौसी है हमारी, एक माँ भी है गंगा। यहाँ ऐसी नदी, पवित्र नदी, पवित्रतम नदियों में हम उसको कंसीडर करते हैं, माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि साहब इसका पानी कभी खराब ही नहीं होता, ये उसकी विशेषता है। और वाकई ऐसा है। लेकिन इस बात को हमने बड़े चैलेंज के रूप में ले लिया कि ऐसे कैसे नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ पाप धोने वाली नदी है वो, आप कानपुर के पास जाके नहा लो, 8-10 पाप चढ़ जाएंगे, खुजली की तो गारंटी है। तो हमने लगातार, अच्छा ऐसा नहीं कि हमारे तमाशे में कोई कमी है। शाम को 5 बजा नहीं तो देवप्रयाग से लेके बंगाल की खाड़ी तक वो 5 बजे रोज ओम जय जगदीश है, ओम जय गंगे मैया शुरू हो जाता है, किसी दिन भी गैप नहीं होता। लेकिन शहर का सारा नाला गंदगी उसी गंगा मैया में। तो माँ तो खैर माँ होती है, बर्दाश्त करती रहती है बच्चों की ये सारी बदतमीजियाँ। तो हम इस तरीके से, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, हम लगातार प्रदूषित किए जा रहे हैं। तो ये तो वो नदियों का ख्याल है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको माँ का दर्जा देते हैं। बाकी तालाब, झील, ये तो सब पता नहीं, वो बुआ चाची वाची पता नहीं क्या कहते होंगे उसको, और बुरा हाल है उन सब का। पानी के लिए आप देखिए लगातार जिस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर लेवल तमाम जगहों पे खत्म हो जा रहा है। चेन्नई, बेंगलोर, ये सब बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं, दुनिया के बड़े हिस्से। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाला विश्व युद्ध का कारण पानी होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद भी हमारी जो अवेयरनेस है वो खतरनाक है, हम अवेयर फिर भी नहीं हैं अपनी पानी की सुरक्षा को लेकर।
तो एक तरफ जहां हम ये क्लेम करते हैं कि साहब मेडिकल टूरिज्म हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है, दुनिया भर के लोग प्रेफर करते हैं भारत को, हिंदुस्तान को, अगर उनको इलाज कराना हो तो। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं। एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण हमारे देश में ये है, ठीक है, वो जो सारा कुछ मलेरिया वगैरह आप पढ़ रहे हैं कि हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, उसमें एक बड़ा कारण है कि साहब पानी, स्वच्छ पानी अवेलेबल नहीं है। ओके, फिर ये कह रहा है आगे आगे क्या कह रहा है कि संचारणीय बीमारियां, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो एक से दूसरे तक फैल सकती हैं, वो पानी के द्वारा एक से दूसरे को लग जाती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित बीमारियां हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। खतरनाक बीमारियां, ज़्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं। मतलब ऐसी बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो कम्युनिकेट करती, एक से दूसरे में वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। चूंकि हमारे पास जल की जो वितरण की व्यवस्था है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, जो मैकेनिज्म है, उसमें बहुत दोष है। कुछ दोष सरकारों की तरफ से है, नगर पालिकाओं की तरफ से, और एक बहुत बड़ा दोष हमारी आपकी जागरूकता भी है, ठीक है। तो ये सारे कारण मिलकर ये डाटा अवेलेबल कराते हैं कि साहब जो ज़्यादातर बीमारियां हैं उसमें 21% बीमारियों का कारण अकेला वाटर रिसोर्सेज हैं। मतलब जो पानी की वजह से फैल रहे हैं, उन प्रदूषित पानी की वजह से, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत तरीके की क्या कहते हैं, चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। यहाँ एक पवन पाठक साहब हैं, उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे का एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया है। बहुत बढ़िया जानकारी है, ठीक है। अब यहाँ से पाठक जी, आपको भी और बाकी लोगों को भी ज़रूर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या योजना अपनी सफलता हासिल कर पाई है, क्या सफलता हासिल करने की कितने % उसने पूरे किए हैं, कितने पैसे खर्च किए गए, या इसके ये पहली बार ऐसी योजना चलाई है सरकार ने, या इसके पहले भी सरकारों ने गंगा की सफाई के लिए और इन नदियों की सफाई के लिए कोई योजना चलाई थी। अगर चलाई थी तो उनका क्या हश्र हुआ, उनमें वो क्या दिक्कतें थी जिनकी वजह से वो सफल नहीं हो पाई, क्या उन दिक्कतों को, इन परेशानियों में इस प्रोग्राम में दूर किया गया है। अगर दूर किया गया है तो जो हमारी जो योजनाएं, हमने जो रिजल्ट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे, वो हमको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट हमेशा ऐसे सोचता है, ठीक है। आपको भी ये आदत डालने की आवश्यकता है कि बिल्कुल एक फैक्ट आपके सामने आता है तो आप उसको टोटलिटी से देखें, ठीक है, एकदम ऊंचाई से। एक पक्ष नहीं कि एक पक्ष, हाँ शुरुआत हो गई, काम तो शुरू हो गया, शुरू तो हो गया, ये तो ठीक है। सामान्य नागरिक जो अखबार पढ़ता है वो पढ़ के खुश हो सकता है, लेकिन आप, यू सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू सपोज टू बी एन ऑफिसर, यू सपोज टू बी अ पार्ट, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। आप नीति निर्माण में आप भागीदारी करने जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि इन सभी एस्पेक्ट्स पर भी आप ध्यान दें, इन सारी चीजों पर भी आप ध्यान दें, ताकि आपका जो विजन है वो और ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसको थोड़ा सा और टोटलिटी से देखने की आवश्यकता है। अगर आपने देख रखा है तो बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर इन सारे पक्षों पर भी विचार करें। ओके, अब आ जाइए आगे बात करते हैं। भारत विश्व का दवाई, ये एक बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट आया। अच्छा, एक पॉजिटिव पॉइंट है, उससे रिलेटेड एक नेगेटिव पॉइंट भी। ओके, भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहां से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात किया जाता है। यानी दुनिया में जो भी मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती हैं, जो दवाइयों का निर्माण होता है, भारत की स्थिति पूरे विश्व में तीसरे नंबर की है, ठीक है। हम सबसे ज्यादा दवाइयों का निर्माण करते हैं हमारे देश में। और इसके विपरीत स्थिति क्या है, भारत के समस्त बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ये लीजिए, दवाइयां तो हमारे पास बहुत हैं, फिर कह रहे और वे अल्प पोषण के शिकार हो रहे हैं, जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आप देखिए, कुछ समय पहले WHO की एक रिपोर्ट आई थी। WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया कि दुनिया में जितने विकासशील देश हैं, ठीक है, डेवलपिंग स्टेट, अनडेवलप्ड नहीं, अविकसित देश नहीं,
विकासशील देश जो भी हैं दुनिया के, वो विकासशील देश में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे भारत में, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। तो ये डाटा कोई बहुत प्राउड करने वाला तो है नहीं। जहां एक तरफ हम ये दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, बस बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गए हैं, तमाम सारे और उपलब्धियों के हम दावे करते हैं दुनिया भर में, उस तरफ इस तरीके का डाटा आना फिर वो विचारों को एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए हमको प्रेरित करता है कि ये डाटा क्या है, ये दोनों डाटा एक साथ कैसे पॉसिबल है कि साहब मैं बहुत कमा रहा हूं लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरी बड़ी तारीफ हो रही है लेकिन मेरी पोजीशन खराब है। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो कई बार कंट्राडिक्टरी बातें हम कर लेते हैं जो डाटाज हैं और जो दावे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप इन सब का मूल्यांकन इन संदर्भों में भी करें। यहां जहां एक तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि दुनिया में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हम हैं जो दवाइयों का उत्पादन करने में सबसे आगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ की वो बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि संविधान अलग अलग, आप देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यहां आर्टिकल 47 ये कहता है कि स्टेट विल हेल्प टू इंप्रूव न्यूट्रिशंस डाइट, राज्य पोषाहार की व्यवस्था करेगा। ठीक है, इसमें एक दो बातें कहते हैं, पोषाहार की व्यवस्था करेगा और नशे पर रोक लगाएगा। तो यहां ये आर्टिकल 47 ये इंश्योर करता है कि पोषाहार की व्यवस्था करेगा, तमाम सारी स्कीम्स चलाती हैं, मिड डे मील योजना वगैरह अगर आप देखेंगे तो इन्हीं कॉन्टेस्ट में आप देख पाएंगे। इनको दूर करने के लिए सरकारें योजनाएं चलाती हैं, मिड डे मील जैसे स्कीम, उसमें वो पोषाहार एक हलवा खिलाती हैं जिसको वो कहती ही पोषाहार, उसका नाम ही पोषाहार रखा। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नरिशमेंट है वो कोशिश करते हैं कि उनको प्रोवाइड जो रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स जो रिक्वायर्ड है वो पहुंचे उन बच्चों तक। तो इस तरीके के प्रयास सरकारें करती हैं, लेकिन ये डाटा बहुत गर्व करने वाला नहीं है। ये सारे वो पॉइंट हैं जो हमारे समक्ष चुनौतियों के रूप में हमको समझने की आवश्यकता है। तो जब भी आप किसी योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन करें तो इन संदर्भों को ध्यान में जरूर रखें, इन सारे प्रोस्पेक्टिव्स को नहीं भूलना चाहिए, तभी आपका मूल्यांकन बिल्कुल उचित होगा। तो चाहे आप इंटरव्यू में बात करें, चाहे आप एस्से लिखें या फिर मेंस के क्वेश्चंस लिखें, तो जरूर इन सारे पक्षों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो आपको फैक्ट्स जनरेट करने का भी तरीका बताते हैं कि आपको फैक्ट्स कैसे देखना है। तो मान लीजिए ये डाटा कुछ पुराना हो सकता है, एनसीईआरटी में 2017 तक का मैक्सिमम दे रहा है, तो उन्हीं फैक्ट्स को आपको रिन्यू करने की आवश्यकता है। ठीक है, कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये सारी चीजें आपके लिए होमवर्क आ जाते हैं, ये बहुत आपको एक टोटलिटी से आपको तैयार करते हैं कि फिर प्रश्न पूछेगा कहां से। तो एनसीईआरटी का बड़ा रोल है इन सारी चीजों को समझने में। मेरे ख्याल से आप ये सारी बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे आइए। ये कहता है भारत में प्राय कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ऊपर दिए गए जो बाएं हाथ के, मतलब शायद एक लिस्ट थी, अभी स्लाइड बनाने में अलग अलग लिखा गया। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इससे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। यहां ये कह रहा है कि एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमारी तमाम सारी अचीवमेंट्स भी हैं, जिन अचीवमेंट्स को हमने बात किया कि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसको बनाने में कॉस्ट आई होगी, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसकी अपनी एक कॉस्ट होगी, हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट की है आज़ादी के बाद लगातार की है, सबसे ज़्यादा दवाएं निर्मित करने वाले देश हम हैं, वो मेडिकल टूरिज़्म को में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमारे देश को मिलती है। तो इन सभी संदर्भों में जब आप ये बात कहते हैं दूसरी तरफ कि साहब हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो पा रही? तो इनकी ये दोनों बातें एक साथ के पीछे क्या वजह, वो कौन सा बैरिकेड है जो इन दोनों बातों को, मतलब एक इंप्रूव हो रहा है तो कैसे दोनों, एक नीचे भी जा रहा है और इंप्रूव भी हो रहा है, ये दोनों चीजें कैसे संभव है? वो कौन सी चीजें हैं जो इसको प्रेरित कर रही हैं? यही आपके समाधान का विषय होता है। तो इस तरीके से एक बार आप भी विचार किया कीजिए।
वैसे मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपका कोई ग्रुप है 2-3 बच्चों का, 3-4 बच्चों का, उससे ज़्यादा नहीं, 3-4 बच्चों का ग्रुप हो तो एक बार वीकली डिस्कशंस जरूर किया कीजिए इन पॉइंट्स पे। तो बड़े सारे एस्पेक्ट मिलते हैं, एक तो बोलने आएगा और तमाम सारे आप सोच पाएंगे इस तरीके से। लिखा जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, फिर आगे कहता है बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जाहिर है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। अब देखिए ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें, लेकिन सरकारों के मूल्यांकन के लिए, कि जब आप सरकारों के आप चुनाव प्रचार सुनिए तो वो किन चीजों का दावा कर रही हैं, वो आपके धर्म जाति की बात कर रही हैं, आपके तमाम सारी और डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, क्या उनके प्रोमिसेस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वो इन चैलेंजेस की बात को दूर कर रहे हैं, क्योंकि असल में जो हमारी डेवलपमेंट है वो इन्हीं बातों पर निर्भर कर रही हैं। पिछली बार जब ऑक्सीजन की कमी हुई देश में तो किस धर्म के लोगों को उसका पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, जिसके पास फेफड़ा है उन सभी पर प्रभाव पड़ा जो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जो भी संक्रमित हुआ उन सबको प्रभाव पड़ा, उन सभी को डॉक्टर्स चाहिए थे, उन सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। तो जब भी आप, और ये सब देने की तैयारी, आप देखिए पिछले दिनों ये बहुत ये आई ओपनर इंसिडेंट्स हैं कि आप देखिए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, किसने ज्यादा कमर कसी, ज्यादा बर्डन किसके ऊपर आया, किसने जनता के बीच में जाकर ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो आपके पास अपने आप आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि आप कैसी सरकारों से क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है। जब आप सरकारों के निर्माण की बात करते हैं तो किन चीजों पर आपका फोकस होता है, ये बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। ओके, फिर ये आगे बात करता है, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, अब आप देखिए ये सारी चीजें, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों ने पिछले 1-2 साल में महसूस किया है। वो ऑक्सीमीटर जैसा छोटा सा इक्विपमेंट जिसको जनरली कोई पूछता भी नहीं था, वो अस्पतालों में ही इस्तेमाल होता था, अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई। ये जो ग्लव्स पहनते या जो सिजेरियन मास्क हम लगा रहे हैं, अचानक से वैल्यू बढ़ गई मार्केट में, ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई। तो इक्विपमेंट्स भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए। यहाँ पिछली बार पतंजलि योगपीठ ने एक दवा लॉन्च की, कोरोनिल, स्टॉक ही खत्म हो गया, मिल ही नहीं रहा था, जनता को इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी। तो कहीं से भी सोल्यूशन चाहिए यहाँ। अच्छा ठीक है, जो लोग समर्थ लोग हैं वो समहाउ, तमाम सारे सोर्सेज हैं, चैलेंजेस तो उनके लिए भी हो जाते हैं अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है चीज़ें, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत उनके पास तमाम सारे सोर्सेज हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो उनके लिए सरकार ही एक सहारा है। तो ये सारी चीज़ें, ये विशेषज्ञों की ज़रूरत, डॉक्टर, नर्सेज, इन सारी चीज़ों के लिए उनकी भी ज़रूरत है और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी पहुंच सभी जनता तक सुनिश्चित कराए। आप देखेंगे कि आप जो आपका आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 वो क्या कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी उत्पादन है उनका समान वितरण हो। उत्पादन चाहे वस्तुओं का हो, चाहे सेवाओं का हो या अवसरों का हो। तो सेवाएं भी, ऐसा नहीं कि मेडिकल फैसिलिटीज केवल अमीरों को मिलेंगी, ठीक है, गरीबों का भी इलाज होगा, उन तक भी पहुंचनी चाहिए। तो संवैधानिक प्रावधान भी हैं, सरकारी योजनाएं भी बनाती हैं। तो इन्हीं संदर्भों में उन सारी चीजों को देखे जाने की आवश्यकता है। ओके, अब आ जाइए, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं, हमने अभी बात की भी। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव
का ज्ञान भी, मतलब जो सार्वजनिक मतलब सरकारी अस्पताल चलाने का देश के पास अनुभव भी, पर्याप्त अनुभव है जी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। ठीक है, यहाँ एक है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। ये कुछ चैलेंजेस की बात आ रही है। यहाँ कई सारे आपके साथी कह रहे हैं अब ये सारी समस्याएं गुजर चुकी हैं, ये सारी प्रॉब्लम गुजर चुकी हैं अब, लेकिन जो बीत गई वही हमको सबक देती हैं ज़रूर। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आप सारे लोग एक सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास विषय भी पढ़ते हैं। हम उन विषयों, उन समय की बात करते हैं जिनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सिविल सर्वेंट हमेशा उससे सबक लेने की बात सीखता है। आप सोचिए, यू सपोज टू बी एन IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स, आपको क्यों जानना है इंडस सिविलाइजेशन में क्या हुआ? वो उसके अलग चीज़ें, उसके एस्पेक्ट हैं, आप उनको कैलकुलेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि साहब मुंडा विद्रोह जान के अब क्या पढ़ना, लेकिन आप समझेंगे कि भाई अंग्रेज़ों की पॉलिसी से जब सिविल सर्वेंट इसको पढ़ता है तो उसको ऐसे जोड़ता है वो कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी से राजा रानियों को, झांसी की रानी को दिक्कत थी, बात समझ में आती थी। जंगल में रहने वाले एक जनजाति को क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो आंदोलन करने पर आ गया। ठीक है, और फिर आप उसको रिलेट करते हैं आज से, किसका मतलब कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो जंगल में रहने वाले जनजातियों को भी परेशान कर रही थी। ऐसा तो नहीं कि आज हमारी सरकारें जो भी हैं वो कुछ ऐसी ही दिक्कतें पैदा कर रही हैं, नक्सलवाद जैसी समस्याएं पैदा हो रही, तो आप रिलेट कर पाते हैं। जो सिविल सर्वेंट होता है वो रिलेट कर पाता है। तो जो भी घटनाएं हुई हैं, अच्छी बुरी, इन दोनों का ही संदर्भ हमें लेना बहुत ज़रूरी है। जो खामियां हुई हैं, जो चूकें हुई हैं, वो हमारे लिए शिक्षा हैं। जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो हमारे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। तो दोनों एस्पेक्ट को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इन सब बातों का जिक्र करने के पीछे उद्देश्य यही है। इसको आप ये मत समझिए कि मैं किसी पर्टिकुलर सरकार को कोस रहा हूँ। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक। वो किसी राजनीतिक दल उसमें कोई भी होता, हम उसकी बात करते, तो हम सरकार की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है जब भी हम सरकार की कमियों की बात करेंगे तो जो वर्तमान में सरकार रहेगी उसी की कमियों की बात करेंगे, या जिस वक्त की पॉलिसीज़ की आलोचना करेंगे उस वक्त की सरकार कौन थी उसकी आलोचना करेंगे। तो ये बड़ा स्वाभाविक है, आप सबको इस तरीके से इसको देखे जाने की आवश्यकता है। ओके, तो ये कहता है कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, मतलब कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है हमारे पास, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई हैं। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। नो डाउट बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे और रिसर्चेज हैं जो हमको तमाम सारे अचीवमेंट्स हमको और ज़्यादा कैपेबल बनाती हैं। ओके, अब यहाँ हाकिम शेख की कहानी है। हाकिम शेख साहब की कहानी, क्या कहानी है? ये हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। अच्छा ठीक है। 1992 में एक शाम को वो चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटों के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुए 14 आवर्स हो गए और उसको अस्पताल नहीं मिल पा रहा है। वो 8 सरकारी अस्पताल में का चक्कर लगा चुका है, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर शुद्ध होकर हाकिम शेख एवं PBK के कोर्ट में मुकदमा। बहुत बढ़िया। तो थैंकफुली उनकी जान स्टोरी ये है कि ये साहब हाकिम शेख साहब थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। फिर एक एक्सीडेंट होता है इनका और सर में चोटें आ जाती हैं। लगभग
चोट लगने, एक्सीडेंट होने के 14 घंटे हो जाने के बावजूद 8 अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में घूमा तो कहीं बेड खाली नहीं, कहीं डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, कहीं रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में फिर फाइनली उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ थैंकफुली उनकी जान बच जाती है। बाद में जब वो ठीक होते हैं तो वो कहते हैं ये बात को ये ठीक नहीं है, और वो उन सब पे मुकदमा कर देते हैं, उन सारे कोर्ट पे। भाई ये तो एक तरीके से आप देखिए कंज्यूमर फोरम का मामला भी बन जाता है कि भाई हम टैक्सेस देते हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं सरकारी अस्पतालों से और वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है, तो ये एक बड़ी बड़ी चीज थी। आप देखिए ये वाकई इस तरह की चीजें करनी चाहिए कि आप सोचिए इतने सारे अब इल्जाम, इतने सारे दावे कर रहे हैं, वहां एक आदमी जिसका सर फट गया है उसको 14 घंटे तक इलाज नहीं मिल पा रहा, जबकि हम इतने सारे दावे कर रहे हैं। तो ये जरूर इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। हम जब भी तमाम सारी योजनाओं और चीज़ों की प्रशंसा करते हैं, सरकारों की प्रशंसा करते हैं, तो इस तरीके के तथ्यों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इन दोनों ही चीज़ों का अगर आप ठीक से देखेंगे तो ही आप एक असल मूल्यांकन, जो सही रिवोल्यूशन, जो वैल्यूएशन है, वो आप तभी कर पाएंगे जब नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ों पर आप नज़र डालेंगे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपके उन्हीं चैलेंजेस की तरफ आपका ध्यान खींचते हैं जिनको दूर किए जाने की ज़रूरत है, और जिन चैलेंजेस को ही दूर करने के लिए सरकार जैसी संस्था का निर्माण होता है। तो ज़रूर इन सारी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है आप सबको। ओके, अब यहाँ कुछ कॉमिक स्टोरी है, मतलब इस तरीके से एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। ठीक है, अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल बुखार हो गया था। ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे, दोनों की तबीयत खराब थी। अच्छा, मेरे डैडी किंग्सवे, जो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, वो कहता है मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी जिससे मुझे लगा कि कोई 5 सितारा 5 स्टार होटल है। डैडी कह रहे थे कि एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। आप देखिए आजकल के हॉस्पिटल्स, नो डाउट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाइए तो वाकई लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। वो रिसेप्शन वगैरह बहुत ब्यूटीफुली लोग बात करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली लोग आपसे बिहेव करते हैं, एक सुगंधित वातावरण, साफ सुथरा, नहीं बड़ा इम्प्रेसिव सा इन्वायरमेंट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आई विश कि आपको कभी ना जाना पड़े। ओके, रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़ा। अच्छा, तुरंत पैसे देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहां बड़ा अच्छा संगीत, अच्छा म्यूजिक भी बज रहा था और बहुत कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। बच्चा बहुत इम्प्रेस था उस हॉस्पिटल में जाके। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को, बहुत सारे टेस्ट करवाने को बोला उसने, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया, बहुत सारे जोक सुनाए, मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। बहुत ब्यूटीफुली मतलब हैंडल किया पेशेंट को। ठीक है, यहाँ फिर हाँ तो अच्छा ये बता रहा है कि कैसे डॉक्टर बात कर रहे हैं। हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, ये सफ़ेद वाली सोने से पहले, ये शरीर के दर्द के लिए, और ये सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। कितना बढ़िया प्यार से बच्चे को समझा रहे हैं डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर ये धन्यवाद बोल गया था। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हमें वापस डॉक्टर के पास गए, उन्हें नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। ठीक है, तुम्हें सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी कहो, तुम किस अस्पताल में गए? अब वो अपने दोस्त को बताता है। अब बताता हूँ, तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। जाहिर है सरकारी अस्पतालों में लंबी क्यू एंड ऑल, आप सब अवेयर हैं इससे। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में लगना, पहले तो रिसेप्शन पर पर्ची कटवाने के लिए, फिर जांच करवाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। ठीक है, और हम वहां जाके महसूस हुआ कितना ज्यादा समय लगा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का, 3 दिन बाद, वहां तुरंत मिल रहा है रिपोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए, उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। ये सारे चैलेंजेस हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जो यहाँ ये बता रहा है। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो, जल्दी। वहां जल्दी थी सबको। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं, बुखार उतारने की गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं।
यहाँ सरकारी अस्पतालों में देखिए, एक तो वैसे ही इतनी भीड़ रहती है, वो बिल्कुल तामझाम नहीं, एक छोटा सा जो रिक्वायर्ड टेस्ट हुआ वो कराया, वो देख लिया, उनको समझ में आता हाँ बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी बात भी है अगर आप देखें। सरकारी अस्पताल चूंकि उनके पास बर्डन ज़्यादा है, एक तरफ है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट अस्पताल है, निश्चित रूप से उनका उद्देश्य सेवा करना नहीं है, वो सर्विसेज के लिए नहीं चला रहे हैं। जब से कॉरपोरेट और ये सारे इन्वॉल्व हुए हैं, वहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जाते ही वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ कह दिया, कैशलेस कह दिया, तब तो फिर बढ़िया से सुविधाएं देंगे, जितने तक का है उतने तक का बिल आपको बना देंगे कि आपकी पॉकेट से क्या लग रहा है, ठीक है। कई सारे तो वहीं रिसेप्शन पर ही लोन वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर उनको लग गया कि नहीं इसके पास पैसे वैसे नहीं, तो कहते हैं हम लोन भी, मेडिकल लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सारा वहाँ तो कॉर्पोरेट बिजनेस चल रहा है, बिल्कुल लाभ के लिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई। सरकारी अस्पतालों में अभी भी जो असुविधाएं, कुछ भीड़ भड़का वो ठीक से मैनेज हो जाए, तो सरकारी अस्पतालों का वाकई कोई जवाब नहीं है। खास करके अगर आप देखिए मैटरनिटी के केस वगैरह में, जहां बच्चों का जन्म होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कहीं जाए कोई महिला, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसको ऑपरेशन ही करेंगे। आखिरी पॉइंट में, आखिरी समय आप बताते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेचारे कुछ लोग कुछ कह पाए, भाई कर दीजिए, डॉक्टर जो कहता है, बेचारे लोग क्या समझेंगे। सरकारी अस्पताल में जाइए तो आखिरी मोमेंट तक कोशिश करता है कि यार ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ तो ही ऑपरेशन की तरफ वो मूव करते हैं। तो व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, चीज़ें अलग अलग हैं। तो वहाँ आपने उदाहरण देखा, कितने सारे टेस्ट कराए, खूब सारी दवाएं लिखे, उनमें कहा कि नहीं नहीं केवल वायरल है, ये आराम करो हो जाएगा। इना केवल ब्लड टेस्ट कराया, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, एक बुखार, एक दवाई दी और काम हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझसे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। ये सोचता अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। अब यहाँ सार्वजनिक सेवाओं के बारे में आप इन सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। कई सारे आप में से अनुभव भी किया होगा आपने। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक सेवाएं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करती हैं, जिसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, और निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ये दो वर्गों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिनसे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। आप देखिए, छोटे से स्वास्थ्य केंद्र से लेकर एम्स जैसी व्यवस्था तक ये सरकार ये सारा प्रोवाइड कराती है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज, सर्दी जुकाम हुआ, इन्हीं के लिए इनको हैंडल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण, ये पूरा वो हायरार्की बता रहा है कि किस तरीके से प्रशासन काम करता है मेडिकल फील्ड में। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है, ठीक है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ। इस स्वास्थ्य सेवा का कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। आप देखिए, हमने अपने प्रेम्बल में ये प्रॉमिस किया है कि हम सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय कैसे देंगे, सारी चीजें कैसे आएंगी, वो समानता कैसे आ पाएगी, ठीक है। हमने मौलिक अधिकार की बात की अपने संविधान में कि हम सबको जीवन जीने का अधिकार, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की बात की। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तमाम सारे निर्देश दिए हैं संविधान ने सरकारों को कि सरकारें इन चीजों का ख्याल रखेंगी। ये सब कुछ संविधान में तमाम सारी जगहों पर ये निश्चित किया गया है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन तथा उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। बहुत ज़रूरी है, टैक्स के रूप में देते हैं। अगर सरकारें कहती हैं कि साहब ये वैक्सीनेशन हमने फ्री कराया, तो आपको एक बार हंसना चाहिए, ठीक है। सरकारें, कोई भी सरकार वैक्सीनेशन फ्री ही कराती है, वो चाहे पोलियो ड्रॉप हो, चाहे चेचक का हो, ठीक है।
स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, बच्चा पैदा होता है पूरी एक लिस्ट दे देती है वैक्सीनेशन की, वहाँ सरकारी अस्पतालों में कि एक सारे वैक्सीनेशन कराए, वैक्सीन लगाती भी है, स्वास्थ्य केंद्रों में वो सारा लगता भी है। तो ये सब सरकारें फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा नहीं कि वाकई फ्री होता है, वो हमारे आपका दिया हुआ टैक्स के रूप में हम उसकी पेमेंट करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भी आपको जनता के रूप में जागरूक करती हैं कि अगर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं तो जरूर आपको विचार करने की आवश्यकता है। ओके, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इनकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा करने से रोकने का अभियान। आप देखिए सरकारें अक्सर, आप गर्मियों के दिन में जब अपना कूलर पैकअप करते हैं, कूलर चलाते हैं, स्वास्थ्य एमसीडी का या नगर पालिका का व्यक्ति राउंड अप पे होता है, वो कहता है उसमें मिट्टी का तेल डालिए, कई बार वो कुछ दवाएं देता है कि अपने कूलर वगैरह में डालिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। तमाम सारे बोर्ड होर्डिंग लगाते हैं कि पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, मच्छर जहाँ पलते हैं, ऐसी चीज़ों को आप मत प्रमोट कीजिए। तो ये चाहे अवेयर करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, या जा जाके दवाइयाँ बांटना, छिड़काव करना, नालियों में छिड़काव करती है सरकारें, ठीक है। ये वैक्सीनेशन, आप अगर दिल्ली में रहते हो, आप देखिए कई सारी जगहों पे सैनिटाइजेशन चल रहा है, ऐसे सड़क पे एक फुहारा लगा रहता है जो सैनिटाइज कर रहा है, सैनिटाइजर छिड़क रहा है। तो ये तमाम सारे प्रयास सरकार करती हैं, ठीक है। यहाँ जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या आप, अच्छा ये होमवर्क है, यहाँ एक सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं जो बच्चों के लिए, लेकिन आपको भी ज़रूर इन पॉइंट्स पे सोचना चाहिए, हैबिट क्रिएट करनी चाहिए, ताकि बार बार जब इस तरीके के चैलेंजेस, चुनौतियों पे पूछा जाता है, आप विश्लेषण करने वाले प्रश्न आते हैं, तो इस तरीके के उदाहरण आपकी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। ओके, अब आइए, यहां हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, ये लीजिए, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। अब कई सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो गई होंगी कि कर क्यों देना चाहिए, लेकिन फिर भी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। सरकार कर से प्राप्त करने का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों का लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। आप देखिए ये बड़ा ऑब्वियस है, जब देश आज़ाद हुआ, खास करके जब भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करेंगे, तो ऐसी चीज़ें जो सेवा से संबंधित है, जहां सेवा उद्देश्य होना चाहिए, सुविधाएं देना उद्देश्य होना चाहिए, सरकारों ने उसको अपने हाथ में लिया। फायदे वाले क्षेत्र प्राइवेटाइज किए, कि ये चाहे जैसे रेलवे है, सुरक्षा की व्यवस्था है, ये मेडिकेशन है, शिक्षा की व्यवस्था ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए, तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में दी कि सभी तबके के लोगों को, सभी तबके के लोगों की इन सभी लोगों तक, इन सभी सेवाओं तक पहुंच हो पाए, ठीक है। तो निश्चित रूप से इन सब के लिए सेवाएं वो खर्च करती हैं सरकारें, खर्च करने के लिए टैक्सेस, मतलब धन की आवश्यकता होती है जो टैक्सेस के रूप में हम देते हैं। अब इसी में आप देख सकते हैं कि सरकारें अलग अलग योजनाएं चलाती हैं, जब धन को कई बार मैनेज करना होता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आप पढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए कि कई बार मान लीजिए सरकार सड़क बनवानी है तो सरकार के पास सपोज फंड नहीं है, तो सरकार ने किसी प्राइवेट बिल्डर से बात की कि भाई यहाँ से वहाँ तक कितने किलोमीटर तक सड़क बनानी है, आप बना दीजिए, ठीक है, और उसके बाद अपना एक टोल लगा दीजिए, हम उसको जस्टिफाइड कर देंगे। टोल लगा दीजिए, आप इतने वर्षों तक ये टोल लेते रहिए, जब आपका पैसा सब निकल जाए तो ये सरकार को वापस कर दीजिए। तो सुविधा भी मिल गई, वो सारी चीज़ें मिल गई, सरकार पैसे भी मैनेज कर दी, तो तमाम सारी स्कीम, ठीक है। सरकार कई बार सीधा, जैसे ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, तो ये सरकार खुद ही प्रोवाइड कराती, तमाम सारे और फैसिलिटेशंस तो वो सरकार प्रोवाइड कराती हैं, जिसका जो मेन उद्देश्य है वो यही टैक्स का पैसा ही है। ओके, करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि। इनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। आप पूरी एक लिस्ट देख सकते हैं कि जो टैक्सेस हम देते हैं वो
कितना उपयोगी है, सरकार जो हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रही है उसको धन की आवश्यकता इन्हीं टैक्सेस से पूरी होती है। ओके, अब आ जाइए, सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, तमाम सारी सुरक्षा है उसमें से एक उदाहरण। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामलों में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? ये आप ढूंढते रहिए। फिर यहां कहता है हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, कि लोगों के हितों का, आप देखिए यहां पर एक तो आपका मौलिक अधिकार ही है आर्टिकल 21, उसके माध्यम से ही आपका मौलिक अधिकार है कि आपको, हालांकि स्वास्थ्य भी सेवाएं उसको मौलिक अधिकार के रूप में कंसीडर नहीं किया गया है, लेकिन तमाम सारी चीजें जोड़ दी गई हैं अप्रत्यक्ष माध्यम से। ठीक है, स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन तमाम सारी चीजें जो व्यवस्था करती हैं वो इसके तहत आती हैं। नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से सरकार तमाम सारे आर्टिकल्स की बात करती है, जैसे आर्टिकल 39 हो गया जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 41 हो गया जहां जो निःशक्त लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए जो वीक सेक्शन है, जो उनके लिए उनकी मदद करें, जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी मदद करें। ठीक है, आर्टिकल 42 हो गया जहां ह्यूमैनिटेरियन वर्क कंडीशन को इंप्रूव करने की बात की जाती है, मानवोचित कार्यदशा के निर्माण की बात की जाती है, महिलाओं की प्रसूति की व्यवस्था होती है, ये सारी चीजें हैं। आर्टिकल 47 हो गया जहां पोषाहार की बात की जाती है। तो इन सारी चीजों को आप इन्हीं संदर्भों में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आई सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। ठीक है, आर्टिकल 21। अदालत, ठीक है, अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता, इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित है। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्चे का भुगतान करे, एक मुआवजा देने की बात करता है ये। ठीक है, ओके। तो हाकिम शेख वाले में जो उन्होंने मुकदमा किया, ये वो इसका रिजल्ट बता रहा है कि जो भी खर्चा हुआ है सरकार ने ये माना कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जानी चाहिए थी, नहीं दिया गया, ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार की विफलता है। और इसके लिए सरकार ने, न्यायालय ने ये आदेश दिया कि अब ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी खर्चे उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए किए वो सब गवर्नमेंट कंपनसेट करे, ये उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो पैसा उनको मुआवजे के रूप में दे। अच्छा, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। आप देखिए मोहल्लों में, शहरों में कितने सारे डॉक्टर्स हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। ठीक है, काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं, जैसे लाल पैथ, ठीक है, सारल जैसे तमाम सारे, जहां आप अपना टेस्ट कराते हैं। ठीक है, एक्सरेज कराते हैं, तमाम सारे ये सारी चीजें, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं, मेडिकल शॉप वगैरह बहुत ईजिली अवेलेबल है। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है, ये एक प्रश्न है। ठीक है, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता क्यों है। बहुत, आप इसको चाहेंगे तो बहुत डिटेल में भी बात जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पे ये एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, और कोरोना जैसी स्थिति में जहां अमीर गरीब का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तो वैसे में भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की एक होमवर्क है ये।
ठीक है। अब आइए, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। ठीक, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत मान व्यय करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती, मैंने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, प्रॉफिट ओरिएंटेड अब ये बिजनेस के रूप में इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, ये देखिए फिर एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट आ गई, जो आपने इक्वालिटी पढ़ी थी 6 क्लास में। ठीक है, वो देखिए फिर से, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो तमाम सारी सरकारी योजनाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनके द्वारा किए गए एफर्ट्स और जो वास्तविकताएं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उन सब पर एक साथ नजर डालता है ये अकेला प्रश्न। ठीक है, ये कहता है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। बहुत बहुत बड़ी लाइन कि हम जिन डाटास पे बात कर रहे थे कि इतनी अचीवमेंट हासिल की है, उन अचीवमेंट के साथ साथ हमने कहा कि ये अचीवमेंट है और ये सारे चैलेंजेस भी हैं, तो चुनौतियां भी समान रूप से बढ़ रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम उपलब्धि भी है और हमारी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं? दोनों एक साथ कैसे हो रहा है? कारण यही पुस्तक में, इसी में जवाब दे दिया। बड़ी खूबसूरत लाइन, आप इसी एक लाइन से तमाम सारे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं। ठीक है, यानी जो भी अचीवमेंट है ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है परंतु सार्वजनिक नहीं। इसके अपोजिट सरकारी अस्पतालों की हालत और खस्ता हो जा रही है, जहां डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल, जैसे वो शेख साहब की कहानी में आपने सुना। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। तो जाहिर है, जैसे शेख साहब को मजबूरी में जान बचानी है तो जाना पड़ेगा ही। तो ये जो गैप है, यानी समाधान भी इसी समस्या में ही है कि अगर वो सारी चीजें, इन पर भी ध्यान दिया जाए तो ये चीजें अपने आप कंपनसेट हो सकती हैं। ओके, ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। अच्छा, एक ये भी है कि शहरी क्षेत्रों में इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयां महंगी होती हैं, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल बाकायदा काउंटर पर ही मेडिकल लोन देने को लोग तैयार हो जाते हैं। ओके, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि दवाइयों पे कमीशन वगैरह उनको मिलता है। तो ये सब ठीक नहीं है। ये सब एक तो नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है, दवाइयां खा के शरीर पर भी उसका बुरा असर होता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर्स के कमीशन फिक्स हो जाते हैं तो इस वजह से वो कई बार ज्यादा दवाइयां जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी लिख देते हैं। इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त होता है। अभी मुझे किसी ने एक डॉक्टर का पर्चा दिखाया जिसमें उन्होंने एप्पल जूस, वो जो एप्पी वाले जूस आते हैं जो टेट्रा पैक में आते हैं, वो पीने की सलाह दे दी। आप देखिए, मतलब ताजे सेब खाने की सलाह नहीं दे रहा है, कह रहा है वो एप्पी जूस पीजिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें, अब सोचिए जब डॉक्टर इस तरीके की चीजें करेंगे तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। ओके, यहां ये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, क्या कहता है? ठीक है, यहां जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक दवाएं वो होती हैं, जैसे आप हर दवा पढ़ेंगे तो उसका एक सॉल्ट होता है। ठीक है, कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं इस दवा में, तो वो सॉल्ट जरूर, वो कंपनियां, कई सारी कंपनियां उन सारे सॉल्ट्स को इकट्ठा करके अपनी अपनी दवाएं बनाती हैं। तो जो जेनरिक दवाएं होती हैं उसमें रिक्वायर्ड सॉल्ट होते हैं और उनकी कीमत बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये मेडिकल एसोसिएशन भी कहता है कि भाई डॉक्टर ऐसी दवाएं लिखें, जेनरिक दवाएं लिखें, वो सॉल्ट लिख दें। ठीक है, बहुत दवाओं की कंपनी पे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताकि उसी पर्ची में अगर आपने जेनरिक दवाएं लिख दी तो अपने आप वो चीजें, कीमतें सस्ती हो जाती हैं और लोगों का भला ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और मतलब पर्ची में जेनरिक दवाओं के नाम लिखने चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्त और उपयुक्त रूप में, मतलब जो रिक्वायर्ड हो वही लिखें, बहुत सबकी जरूरत नहीं है।
फिर ये कहते हैं तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। केवल 20% ही हैं जो बीमार पड़ने के बाद दवा खरीद सकते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यहां एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग, केवल 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति को बेचते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, कि जितने लोग हैं उनमें लगभग 40% लोगों को संपत्ति बेचनी पड़ती है या पैसे उधार लेने पड़ते हैं। फिर वो एक सर्किल कर्ज का शुरू हो जाता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी की चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। मतलब एक आदमी बीमार पड़ा तो फिर सब कुछ कदम बच भी गए तो उसके बाद आने वाले जो चैलेंजेस हैं अपने जीवन यापन के, वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे भी बड़ी बात यह है कि चूंकि व्यवस्था, जैसे मैंने बताया कि पानी ठीक नहीं है, प्रदूषण है, तो ऐसी चीजें बार बार एक बार में ही सारा बैंक बैलेंस बिगड़ गया, सारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, पता चला फिर हो गया, अभी एक बच्चे को हुआ, दूसरे बच्चे को हो गया, घर के मालिक को हो गया, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। ये वो सारे एरिया, अब आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वो सारे पॉइंट जो एक एक लाइन में आप पढ़ रहे हैं, ये वो सारे पॉइंट हैं जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। वो एरिया है जो आपको मौका देता है, आपको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। इन सारे पॉइंट वाइज अगर आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो तमाम सारी, चाहे वो सोशल जस्टिस पढ़ते वक्त हो मेंस के एग्जाम में, आप तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो सरकार की गवर्नेंस प्रोग्राम में, या जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी वगैरह में, इन सब चीज़ों में आप लिख पाएंगे, ठीक है। एसेज वगैरह में आप इसको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, इन सारी जानकारियों को। तो इन सब का बहुत ज़रूरी है कि आप इनको पॉइंट्स में समझें। एनसीईआरटी का यही उद्देश्य है, ज़रूर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अच्छा, गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। एक तो उनको न्यूट्रिशन डाइट भी नहीं मिल रहा है, तो अपना इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर है, पता चला बीमार पड़ गए तो ये दिक्कत और आ गई। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गांव की बात छोड़िए, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, आप देखिए बुरे हालात हैं, नालों के किनारे वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था, पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है, ठीक है। और आर्थिक हालात इतने खराब कि बीमार पड़ने के बाद फिर कमर ही टूट जाए। तो ये सब बड़े चैलेंजेस हैं। यहाँ ये सब वो एरिया हैं जहां गवर्नमेंट की रोल अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टरों के पास नहीं ले जाया जाता। ये भी देखिए एक ये भी समस्या है कि खाली महिलाओं की नहीं, हम में से ज्यादातर हमारे देश में क्या प्रवृत्ति है कि कुछ अगर दिक्कत परेशानी तो थोड़े देर तक तो डॉक्टर हम खुद ही होता है, बुखार है क्रोसिन दे दो। अब वो क्यों है, क्या बुखार बीमारी तो है नहीं, वो तो लक्षण है, डॉक्टर बेहतर समझता है। तो कई बार जब तक लगता है तो हम खुद ही डॉक्टर होते हैं, बेसिक दवाएं, लेकिन कई बार जब हालत खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास ले आते हैं। महिलाओं के साथ ही तो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। पहले तो वो खुद ही बहुत बर्दाश्त करती रहती है, अपने काम धाम में लगी रहती हैं, जब तक असहनीय नहीं हो जाता तब तक वो एक्सप्रेस नहीं करती। तो आधा तो वो खुद ही खराब, फिर जब वो बता रही कि तबीयत खराब है तो जो घर के लोग रिस्पॉन्सिबल लोग, वो ठीक है, अच्छा ये दवाई दे दो, पेट में दर्द होगा तो ये दे दो, लहसुन खिला दो, तो ये काढ़ा पिला दो, ठीक है। फिर जब एकदम से हालत बिगड़ने लगती तब हॉस्पिटल जाते हैं, तब तक स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो ये सारे व्यवहारिक चैलेंजेस हैं जिनकी बात ये कह रही है पुस्तक। अच्छा, फिर यहाँ देखिए, यहाँ एक पिक्चर भी है कि एक आदिवासी गांव में एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको बहुत दूर चल के जाना पड़ता है। ये कह रहा है कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वो भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते, वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब ये कि क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है, तो पुस्तक ही सुझाती है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल एग्री। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं दे। मतलब चूंकि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक देश में रहने का मतलब ही है कि जनता की इन्वॉल्वमेंट हो।
तो ये एक बड़ी जो अपेक्षा है इस देश में जनता की सरकार के साथ, वो क्या कि जो सुविधाहीन है, जो गरीब हैं, जो सुविधाहीन है, वहां तक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। सरकार अपना जो उनका जो पूरा तंत्र है उसको और ज्यादा गुणात्मक रूप से मल्टीप्लाई करके चीजों को बढ़ाने की आवश्यकता है जनसंख्या के अनुपात में। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। यहां दोनों ही चीजें हैं, एक तो उनकी अपनी सामाजिक स्थिति, ठीक है, आधारभूत सुविधाएं, वो जो बेसिक न्यूट्रिशन वगैरह है, जो सामाजिक, जैसे महिलाओं के बारे में हमने बात की, ये भी बहुत कारण है। और इन सब के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता क्या है, यहां से गवर्नमेंट का रोल भी है कि आप इन सब चीजों में किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है, ऐसा करना संभव है, ठीक है। यहां उदाहरण है, केरल ने ऐसा किया भी है। केरल ने 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया, यानी जो टोटल बजट था लगभग 40% पंचायतों को दे दिया। इसमें से पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करके उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा की आदि की लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों को स्थिति में सुधार आया। आप देखिए, अभी तक हमने जिन चैलेंजेस की बात की, जिन समस्याओं की बात की, उन समस्याओं के समाधान की भी बात कर रहा है। केरल में उदाहरण है, ये केरला का उदाहरण है कि 1996 में उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जिसका बेनिफिट उनको मिला, यानी समाधान भी आपके सामने ही है। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। देखिए, मतलब ज्यादातर चीजें कवर कर ली, लेकिन बेसिक समस्याओं पर उन्होंने कि इन समस्याओं को दूर कर दिया जाए तो चीजें और अचीव की जा सकती हैं। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्य पद्धति जाने। कोस्टारिका। कोस्टारिका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोस्टारिका एक ऐसा देश है जिसने अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस पे बहुत कंट्रोल किया। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ये आपका पीसीएस का फैक्ट्स है, ये आईएएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दुनिया का जो अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसको कहते हैं? कोस्टारिका का माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई, ऐसा क्या है यहाँ? इसका मुख्य कारण है इनके संविधान में नहीं था। अच्छा, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही कुछ ऐसी व्यवस्था करता है जिससे ये सबसे स्वस्थ देश अमेरिका के। क्या करता है ये कहता है कि कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना, अच्छा देखिए मैं यही बात बता रहा था, सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलती। आप देखिए, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, हालांकि भारत के लिए ये व्यवहारिक नहीं है। अब देखिए, भारत की सेना यहाँ एक तरफ सियाचिन में, देखिए एक तरफ इंडिया की फौज है, एक तरफ चाइना की। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, सबसे ऊंचा, ठीक है। यहाँ सियाचिन में जाने का कोई रास्ता नहीं है, हेलीकॉप्टर से ही जा सकते हैं। यानी अगर यहाँ 1 लीटर मिट्टी का तेल भी पहुंचाना है तो हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे। तो यू कैन इमेजिन द कॉस्ट कि यहाँ सेना को रखने की क्या खर्चा आता होगा। अच्छा, यहाँ सेना रहती है अक्टूबर नवंबर तक, फिर बाद में चूंकि ऑक्सीजन लेवल वगैरह बहुत कम हो जाता है, चीज़ें यहाँ रुकनी दिक्कत हो जाती थी, दोनों हाथ मिला के नीचे उतरते हैं, भाई तुम भी उतर जाओ, हम भी उतर जाते हैं, अप्रैल में फिर आएंगे। तो आप देखिए, ये करोड़ों रुपए खर्च करके क्या चीज़ मिला, दोनों देश के लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, क्या मिल रहा है? बाबा जी का ठुल्लू। तो ये सारा खर्चा हम कर क्यों रहे? क्योंकि ये कर रहा है, ठीक है। ये हमको उलझा के रखते हैं पाकिस्तान, चाइना, कि हम उलझे रहेंगे इन सारी चीजों में, हम अपने ही पैसे अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर पा रहे। सोचिए, ये जो सारे डिफेंस एक्सपेंसेस हैं, हमको मिलियंस एंड मिलियंस रुपीस खर्च करने पड़ते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स में, हथियारों में, तमाम सारी और सुरक्षा व्यवस्था में, क्योंकि हम वो नहीं करेंगे तो बाकी डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरीके से हम देश में घिरे हुए,
कोस्टारिका ये कर कैसे पाए? क्योंकि उसके पड़ोसी वो मेड़ का खर्चा नहीं है, मेड़ का झगड़ा नहीं है उनके यहाँ, तो उनके लिए कंपेरेटिवली ये आसान था। लेकिन फिर भी ये एक एग्जांपल है, पूरी दुनिया के लिए सीख है कि अगर हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स में जो डिफेंस एक्सपेंसेस हैं समहाउ अगर हम उसमें कमी कर पाए तो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा। ये कलेक्टिवली सबको सोचे जाने की, सभी देशों को सोचे जाने की जरूरत है। ओके, यहां फिर कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, देश स्वस्थ नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य और शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा एक जरूरी भाग है। तो कोस्टारिका ये कर पाया, चूंकि उसके लिए ये ऐसा कर पाना आसान था, हमारे लिए थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं है। लेकिन अगर कलेक्टिवली ये चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान जैसे देश हो, ये खुद इनकी अपनी हालत भी खराब है, तो एक बार जरूर विचार किए जाने की जरूरत है। कोस्टारिका जैसी कहानियां हम देशों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हम दोनों की हालत खराब है, ज्यादातर स्थितियां बहुत गंभीर हैं। अच्छा, संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए, एक तो आर्टिकल 21 वो हमको मौलिक अधिकार के रूप में ही मिला है, दूसरी चीजें मैंने आपको अलग अलग जो बताया कि आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 47 है। ये सब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ज्यादातर भाग हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अब यहाँ ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक, यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिन पे आप विचार कीजिएगा। अब यहाँ कुछ शब्द हैं, सार्वजनिक शब्द है, ये बच्चों के क्लास के लिए एक्सरसाइजेज हैं। चिकित्सा पर्यटक, ये कुछ वर्ड हैं जो हमने समझा है। ठीक है, संचरणीय जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हमने समझी थी, ये कुछ वर्ड्स हैं। ओपीडी आपको मालूम है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, एकदम जाते ही आपका इलाज होता है। नैतिक आचार, ये सारे कुछ शब्द हैं, ये जरूर आप देख लीजिएगा। तो इस टॉपिक में यही वो बेसिक चीजें हैं जो आप सबको ध्यान रखने की जरूरत है। एनसीईआरटी का मोटिव यही है, हमने पहले भी बात की थी, कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए आपके, ताकि जब हम अपने पीसीएस या आईएएस के एग्जाम्स की तैयारी करें, जब हम सिलेबस से गो थ्रू हों, तो जब हम टेक्निकली, जब कॉन्स्टिट्यूशन को टेक्निकली पढ़ेंगे, तमाम सारे आप सोशल जस्टिस को पढ़ेंगे या आप सोसाइटी को पढ़ेंगे, गवर्नेंस को पढ़ेंगे, तो ये सारी जो बेसिक जानकारियां हैं उन टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने में बहुत मदद करती हैं। तो इसके बावजूद आपकी भाषा, आपके उन पॉइंट्स की भी को ध्यान रखने में इम्प्रूवमेंट होती है, जिनका हम अभ्यास एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान कर लेते हैं। तो मैं आप सबको सलाह दूंगा कि इन सारे जो एनसीईआरटी की जो हम वीडियोस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली इसको आप कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। अगली क्लास में फिर कल की क्लास में नया टॉपिक जो अगला चैप्टर होगा वो डिस्कस करके आएंगे। एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू।